तो महाराष्ट्र में महाविजय क्या बाजार देगा सलामी। जी हाँ, इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतव्रतम। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। 288 में से 200 सीटों से ज्यादा अपने कब्जे में महायुति ने किया है और अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो करीब 125 के आसपास की सीटें बीजेपी को मिली हैं। सवाल यह है कि क्या ये चुनाव नतीजे बाजार में जोश भरने काम करेंगे। हमने शुक्रवार को देखा था कि बाजार बढ़िया तेजी दिखाकर ऊपर आया था, रिबाउंड की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये नतीजे बाजार को कितना सपोर्ट करेंगे या फिर बाजार के लिए चिंताएं अभी बाकी हैं। एक दो ट्रिगर और सुधारने होंगे, उसके बाद जाके बाजार में स्थिरता की उम्मीद करेंगे और खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए निवेशकों को। यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन निश्चित तौर पर इस जीत के मायने भी काफी बड़े हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य में जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा है, जहां पर देश के कुल जीडीपी का 13.5% अकेले महाराष्ट्र से आता है, तमाम इंडस्ट्रीज हैं, मार्केट वहां से चलता है, तो इस लिहाज से भी काफी अहम हो जाती है ये जीत। इस पर चर्चा करेंगे कि बाजार के लिए कितनी काम आएगी, सेंटिमेंट कितना बेहतर होगा और क्या आपको निवेश करना इन लेवल्स पर। ये सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ हैं, इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी हैं, जो बाजार में टेक्निकल लिहाज से आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि इस लेवल पर आपके लिए मौके कहां बन रहे हैं और शेयर भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। विवेक जी, सुनील जी, विनय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। विवेक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बेहतरीन जीत और ऐसा लग रहा है कि शायद ये बाजार के लिए एक संजीवनी का काम कर दे। आपको क्या लग रहा है, सेंटिमेंट के लिहाज से ये बीजेपी की जीत कितनी पॉजिटिव है और यहां से बाजार की अब चाल क्या हम मान के चलें कि अब ऊपर की तरफ ही होगी? नमस्कार अभिषेक जी और सबको, और सुनील सर आपको स्पेशली। देखिए, मुझे लगता है कि जो जीत हुई है ये सेंटिमेंटली तो बहुत ही पॉजिटिव है और एक हद तक आप सोच सकते हो कि जो कल का बाजार हमने देखा था वो ऑलरेडी इस जीत को फैक्टर इन कर रहा था एग्जिट पोल्स के बाद में। और एग्जिट पोल भी ऐसे हो गया था कि वो रूले गेम होता है ना, मतलब 2 बार आपका गलत हो गया तो लोग सोचने लगे थे कि तीसरी बार भी गलत होगा। ऐसा नहीं होता, कभी भी 50-50% चांस होता है। तो एक सेंटिमेंट मूव ऑलरेडी हमने फ्राइडे को देख लिया है। बाजार कल इसी चक्कर में बढ़ा था और वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग लेवल्स पे आ गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म ये बहुत पॉजिटिव संकेत आगे चल के भी देगा। एक दो कारण है। एक तो देखिए, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है। आपने जैसे कहा 13.5% ऑलमोस्ट जीडीपी का हिस्सा तो खाली वहीं से आता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है उधर का, वो राज्य और कोई गलत हाथों में नहीं चला जाना चाहिए था। मेरी तो यही उम्मीद थी और मुझे लगता है कि पब्लिक ने बहुत अच्छी तरह डिसीजन दिया है। और जिस हिसाब से एक 125 खाली अकेली बीजेपी का है तो गवर्नमेंट भी स्ट्रांग रहेगी। ये नहीं होगा कि आपके 3 पहिए हैं और कोई ना कोई पहिया पंचर चल रहा है हर समय, तो वैसा नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको बाजार में आगे चल के देखने को मिलेगा। जून जो रिजल्ट्स आए थे लोकसभा के, वो एक अवेकनिंग कॉल था, समझ लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा था एक हद तक, जो थोड़ा सा शेकअप हुआ और वापस जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो वापस बेसिक्स पे चली गई और ग्राउंड लेवल पे चली गई। और इसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में। अब झारखंड एक ठीक है, एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला बाजार। ठीक है, झारखंड नेगेटिव है। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएएम और उसकी जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनको मिलकर जीत मिली है। लेकिन महाराष्ट्र के इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुनील सर, आप ये बताइए कि कल की जो तेज़ी थी, यानी कि शुक्रवार की जो बड़ी तेज़ी बाजार में आई है, 5 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी तेज़ी रही, क्या ये जो जीत है बीजेपी की, ये डिस्काउंटेड है या फिर इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, अभी तेज़ी और होगी सोमवार को? देखिए, आई डोंट थिंक मार्केट को या किसी को पता था कि जीत इतनी बड़ी होगी। तो डेफिनेटली पार्शियली, जैसे विवेक कहते हैं, थोड़ा बहुत एग्जिट पोल का जो रुझान था और वो दोनों राज्यों में एनडीए के सपोर्ट में था, तो उसके कारण थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इफेक्ट हुआ होगा। बट इतनी बड़ी जीत आई डोंट थिंक मार्केट ने एंटिसिपेट किया।
सेकंड बात आपने पूछा कि क्या ये मंडे को जारी रहेगी, बिल्कुल, क्योंकि पूरा जो ये बहुमत जो आई है ना, उसको तो फैक्टर नहीं किया। अब वो फैक्टर करने के कारण नेचुरली मार्केट में जो भी साइडलाइन में वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, वो अब अंदर घुसेंगे। नंबर टू बात यह है कि इसकी थोड़ी और एक लंबी दिशा से देखने की जरूरत है। क्या है ना कि लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कि महाराष्ट्र में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हरियाणा में अच्छा नहीं आया, तो कैसे मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार इस फैक्टर को सीख कर कि क्या हमने गलतियों की और उसको इलेक्शन फील्ड में सुधार लाना, क्या ये कर पाएगी, ये डाउट अभी मन में साफ से निकल गया है। क्योंकि वो एक तरफ जो ऑपोजिशन ऑलवेज पॉपुलिज्म की बात करती है, ये फ्री में देंगे, ये रेवड़ी देंगे, ये दे देंगे, और कर्नाटका इलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे कांग्रेस जो ऑपोजिशन था उन्हें बहुत से फ्री प्रॉमिस करके उधर इलेक्शन जीता था, और उसके बाद एनडीए ने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उतना उसका ध्यान नहीं दिया। मगर जो पार्लियामेंट्री रिजल्ट आया उसका अभी जो लर्निंग्स उन्होंने लेकर, मैं समझता हूं कि ये पॉपुलिज्म को जरूरी है, क्योंकि वोट देने वाले जनता जनता जनार्दन है, उनके हाथ में पैसा जाना भी जरूरी है, मगर डेवलपमेंट का एजेंडा भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर को उन्होंने कैसे मैनेज किया। सेकंड, कोalition धर्मा, दो और पार्टीज के साथ मिलकर एक सरकार चलाकर और कोई भी एंटी इनकम्बेंसी को आने नहीं दिया और उससे आगे ले गया, ये भी बहुत अच्छा संकेत है फ्यूचर के लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, कल की जो बाउंस बैक हुई थी, ये सब पार्टली का कारण था कि अदानी के कारण पिछले दिन जो गिरावट आई थी उससे शायद वैल्यूएशंस बहुत गिर गए थे, तो थोड़े बेहतर वैल्यूएशंस, उसके पहले वैल्यूएशन एक डर था, वो अदानी रिलेटेड करेक्शन के कारण शायद वैल्यूएशन थोड़ी बेहतर हुई, तो शॉर्ट टर्म पैसा अंदर आ गया। मगर मीडियम टर्म पैसा क्या देख रहा है कि क्या इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट से अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन और उसके पहले यूपी में जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अपना कितना सुधार करेगी, क्या पॉपुलिज्म की ओर जाएगी, क्या इलेक्शन जीत पाएगी, ये सब जो थोड़े थोड़े डाउट्स थे मन में, वो सब अभी हट गए होंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्लियरली इन्होंने दिखा दिया कि कैसे डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म नहीं, डेवलपमेंट को भी हाथ में रख के पॉपुलिज्म को भी ध्यान रखते आगे बढ़ाना, ये एक इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा सीख है मार्केट के लिए, जो बहुत मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल, मध्यम अवधि में ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ये प्रचंड जीत, राजनीतिक लिहाज से इसके मायने क्या हैं, इसको भी समझेंगे। दो और खास मेहमान को शो में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार माधवन नारायण हैं, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। लेकिन महाराष्ट्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है शेयर बाजार के लिहाज से, निवेशकों के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में जितनी भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड वहां पर फैसले लिए जाते हैं, आप बताइए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है महाराष्ट्र? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं उसका इम्पैक्ट सोमवार को शेयर बाजार पे भी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो एक तरह से देश का आर्थिक इंजन है। मुंबई को आर्थिक कैपिटल कहा जाता है, और कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र इतना अहम क्यों है। जीडीपी में सबसे बड़ा है महाराष्ट्र, देश की कुल जीडीपी में 14% जो योगदान है वो महाराष्ट्र का है, तो ये महाराष्ट्र को एक इकोनॉमिक हब बनाता है। इसके बाद एफडीआई में बड़ी हिस्सेदारी है महाराष्ट्र की, जो कुल एफडीआई देश में आता है उसका 30% जो निवेश है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2030 तक जो भी देश में एफडीआई आई है उसका 30% जो एफडीआई आया है वो महाराष्ट्र में आया है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में भी टॉप में है महाराष्ट्र, टॉप 5 स्टेट्स में है तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, और इन राज्यों के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो $3000 है जो महाराष्ट्र के अंदर प्रति व्यक्ति आय। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर महाराष्ट्र लीडर है, बड़े बड़े हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऑटो हब है, जो विदेश की ऑटो कंपनियां भी है उनके द्वारा पुणे के पास चाकन में ऑटो प्लांट्स लगाए गए हैं। कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वो 13.8% है। एक्सपोर्ट के अंदर भी जो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है
वो सबसे ज़्यादा है। कुल एक्सपोर्ट में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है 17.5% के करीब। और डिजिटाइजेशन की हम बात करें तो बड़े बड़ी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो भी महाराष्ट्र में उनके हेडक्वार्टर है। 9.2 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर है और उसके साथ साथ ही 130 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर भी जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑटो इंडस्ट्री का हब मैंने बताया, कुल ऑटो प्रोडक्शन का 20% जो प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र से होता है, तो ये भी महाराष्ट्र को अहम बनाता है पूरे देश के मुकाबले। फार्मा सेक्टर में लीडर है, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस में प्रोडक्शन का 22% जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र से है। टॉय इंडस्ट्री के अंदर 45% हिस्सा है। एक्सपोर्ट जो होता है ओवरऑल जो टॉय एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें 33% हिस्सा है। टेक्सटाइल और अपैरल के अंदर भी 8% हिस्सेदारी है और केमिकल के अंदर 17% हिस्सेदारी। तो तमाम सेक्टर्स जो है इंडस्ट्री से जुड़े हुए, चाहे आप ऑटो की बात कर लीजिए, टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, फार्मा की बात कर लीजिए, तो सभी सेक्टर से जुड़ी हुई जो बड़ी कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र में है। एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से महाराष्ट्र जो है वो आर्थिक इंजन कहलाता है और महाराष्ट्र की जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित तौर पर हर लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, जीडीपी के लिहाज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिहाज से और तमाम सेक्टर के लिहाज से। इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत बाजार को संजीवनी देगी। अच्छा, इस जीत के ना मायने क्या हैं बीजेपी के, इसको थोड़े बड़े फलक पर जरा समझते हैं। माधवन सर, इतनी प्रचंड जीत की शायद उम्मीद तो बीजेपी ने भी नहीं की होगी, लेकिन ये जीत आई है और कहीं ना कहीं एक नेशनल पार्टी के तौर पर जो विश्वास लोगों का है वो बीजेपी के साथ दिखा है। कांग्रेस से लोगों ने किनारा किया है। इसके थोड़े से ब्रॉडर सेंस में मायने समझाइए, इसको हम नेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे देखें इसको। नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये साफ जाहिर है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और लोकसभा में जो उनकी जो कमी है एक तरह से, क्योंकि अब भी वो तेलुगु देशम और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड पे निर्भर करते हैं। कुछ हद तक एक मानसिक स्तर पर, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर ये बैलेंस करता है कि भाजपा आज भी स्ट्रांग है। मगर ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि मजबूत सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, मगर वो गठबंधन सरकार ही है। और अजीब सी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को एक की अच्छी छवि बन गई है स्ट्रांग लीडर की, और साथ ही साथ ये कि वो विरासत जो बाला साहेब ठाकरे का था वो एकनाथ शिंदे पर आया है। और इसलिए अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, सीटों के आंकड़े तो भाजपा की ओर दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, मगर एक तरह की नैतिकता है जिसके आधार पर और छवि भी है जिसके आधार पर शायद एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। अगर आगे चलते हम देखें तो इसके बीच में कुछ टेंशन पैदा हो सकती है। अजीत पवार भी पीछे खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हैं राहों में टाइप के। तो उसका मतलब है कि ये बात सही है कि स्थिर सरकार है जो मार्केट के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है, खास करके मूलभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से। हाँ, मैं विकास, डेवलपमेंट जो वर्ड है वो एक कॉन्टेस्टेड वर्ड है, एक राजनीतिकरण होती है इस वर्ड की, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट किसको कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और बिजली के प्लांट इसको कहेंगे कि हेल्थ और लड़की बहन वाली स्कीम भी डेवलपमेंट ही मानी जाएगी। अब जिसे हम प्रगति कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहेंगे। तो इस सब को लेकर के राजनीतिक थोड़ी बहुत धक्का मुक्की चलेगी, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम भी आ ही जाते हैं। ये आपको मानना चाहिए कि कोई भी लीडर आएगा, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेगा और उसको लेकर के वो मुद्दे भी निकालेंगे और पुरानी आइडियोलॉजी भी अपने साथ रखेंगे। खास करके देखें कि अगर अजीत पवार ने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे वाला स्लोगन उनको भाता नहीं, वो हिंदुत्व के नजरिए से, दृष्टिकोण से उसे नहीं देख रहे थे। तो ये सब मेरे ख्याल से थोड़े दिन तक दूर रहेगा, मगर थोड़े दिन के बाद ये उभर के आएगा। मगर इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इसमें कोई बाधा मैं नहीं समझता, एक बात को छोड़ के कि अगर फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि लड़की बहन योजना के तहत, मुख्यमंत्री के योजना के तहत कोई अगर सरकार के बजट पे कोई घाटा पड़े तो उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। मगर ये सब मैं कहूँगा कि ये ड्राइंग रूम वाली चर्चा है। जहाँ तक ठोस इकोनॉमिक सवाल है, जैसे एफडीआई पर आंकड़े आए और जैसे सेंसेक्स पर जो एक्सपेक्टेशन उछाल की बात है, वही सब अपनी जगह सही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर
उद्धव ठाकरे का जो पुराना जो एक अपील था कि गुजरात की ओर ज्यादा जी। विकास हो रहा है और महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, वोटर लोग इसे मानते नहीं हैं। इसलिए एक तरफ ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत हाँ। पॉइंट्स रह गए हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो पुरानी जो स्लोगन थी ना, आज भी बिल्कुल देवेंद्र सर, बिल्कुल। फडणवीस ने दोहराया कि मोदी है कि तो मुमकिन है। मगर असलियत में अगर आप गौर से देखें तो ये कल्याणकारी स्कीम को एकनाथ शिंदे और मायावती ने जो एक साथ लेकर गए हैं, उसी की ये जीत है। जी। मोदी की छवि से ज्यादा इसी का मैं प्रभाव मानता हूं। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी डेवलप, जिसे पॉपुलिज्म कहा जाता है, देखिए अगर उद्योगपति को कैपिटल सब्सिडी और लैंड मिले तो उसे पॉपुलिज्म नहीं। अथवन सर, हम इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि जो पॉपुलिज्म की जो मेजर जो सरकार ने लिए, लड़की बहनी योजना हो या फिर कई जगहों पर टोल टैक्स को ख़त्म करना हो, इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। इस बार मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं मोदी के नाम पर वोट पड़े तो शायद वो पूरा सच नहीं होगा, आंशिक तौर पर वो सही हो सकता है। लेकिन बाजार की हम बातचीत कर रहे हैं, बाजार चलने की शुरुआत तो शुक्रवार को हो गई है। और विनय, आपके पास आना चाहेंगे, 23,800 के रेजिस्टेंस की भी बातचीत हो रही थी कि बाजार के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार ने एक ही झटके में उसको भी कल ब्रिज कर दिया। आप जरा लेवल्स के हिसाब से बताइए कि क्या बाजार के चलने की शुरुआत हो गई है, ये सस्टेन करेगी, इस पर ट्रस्ट कर लें। और एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एज अ मार्केट एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव नतीजे हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे बाजार को, और कहां तक के लक्ष्य आप देख रहे हैं निफ्टी में? जी, गुड आफ्टरनून। तो डेफिनेटली जब हम नेगेटिव न्यूज़ देख रहे थे तो सेंटीमेंट इक्विटी मार्केट में नेगेटिव हो रहे थे। जैसे अदानी ग्रुप के न्यूज़ आए और पहले हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन की ओर पे वॉर एस्केलेट हुआ था, तो उसमें भी हमने नेगेटिव रिएक्शन दिया था। अब जबकि हम देख रहे हैं कि सब कुछ डिस्काउंट हो गया और पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट उस तरह से उछाल दे। तो कल हमने फ्राइडे के सेशन में हमने ऑलरेडी एक उछाल देखा था, 2.5% का निफ्टी में उछाल था और एक अच्छे रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुए थे। जो प्रीवियस स्विंग हाई था 23,800 का, वो हमने क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर बंद दिया, ऑलमोस्ट हाई के ऊपर क्लोज दिया। और अगर डेटा वाइज भी हम देखते हैं तो एफआईआईज ने, हमने देखा था कि स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन 12,400 करोड़ का कल के सेशन में बाय किया था और इंडेक्स फ्यूचर में भी उन्होंने 3,000 करोड़ की बाइंग की थी। और अगर हम कैश के फिगर्स देखें तो एफआईआईज पिछले 1.5-2 महीने से जो एग्रेसिव सेलिंग में थी, वो धीरे-धीरे अब नंबर्स कम हो रहे हैं। कल हालाँकि सेशंस में कैश में उनकी बिकवाली ज़रूर है, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। और अभी हम एफआईआईएस का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो देखें तो अभी भी एफआईआईएस की तरफ से जो इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन है, वो ज़्यादातर शॉर्ट जी। साइड पे है। और अब जाके हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह से टेक्निकल्स इंप्रूव भी हुए हैं, तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईएस ने होल्ड किए, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव आ सकती है। अभी 0.46 का एक रेशियो है, जो करीबन 1 तक जा सकता है, यानी कि जितने शॉर्ट हैं उतने ही लॉन्ग हो जी। सकते हैं। तो उस लिहाज से अच्छी खासी शॉर्ट जी, कवरिंग हम जी, जी। एफआईआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में देख सकते हैं। बिल्कुल। कल और भी हमने डेटा भी देखा सपोर्ट विनय जी, कल भी हमने देखा कि बाजार की जो तेजी हुई ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का भी एक पुश था। आगे जाके थोड़ा सा और उसका हम बाजार में जोश देखेंगे। लेकिन क्या बाजार में सतर्क रहने की भी आवश्यकता है? शुक्रवार को अगर बाजार गैप पर खुलते हैं, क्या आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है? टेंशंस कौन से, इसकी बातचीत करेंगे। और बीजेपी से झारखंड में आखिर क्या गलती हुई कि वहां पर मतलब जो करिश्मा इन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया है वो झारखंड में हो नहीं पाया, वहां स्थिति वैसी की वैसी रही। एक बड़ी हार बीजेपी गठबंधन के लिए हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़ गए हैं। ब्रेक के बाद उनसे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।